जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण अपने करुण's क्लासेस के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, यहाँ पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास 6। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी प्लस यूपीएससी का एक ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, राइट। जिससे कि मेरी दोनों ऑडियंस जो एक अभी स्कूल में पढ़ रही है, पहली वो और दूसरी वो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, तो उनको अपना फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। प्लस फाउंडेशन के साथ मैं इसमें स्टैंडर्ड बुक्स को भी जोड़ रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से मेरा मतलब है जैसे लक्ष्मीकांत हो गई हमारी, और थोड़ा एडवांस डीडी वासु, उनको मैं अपने अनुभव के साथ यहाँ जोड़ूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये जो लेक्चर्स हैं, जो सीरीज आ रही है, ये आप लोगों को पसंद आएगी, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे गवर्नमेंट की, ठीक है। चैप्टर थर्ड में गवर्नमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आए दिन हम इसके बारे में सुनते हैं। तो आइए शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ जो जनरल टर्म्स हैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को दो कैटेगरी में हमें पढ़ना पड़ता है। एक होता है इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब कि इसको जनरल वे में क्या समझा जाता है, और एक है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक को मैं कहूँगा कि कंट्री वाइज, जैसे हमारी कंट्री क्या है, इंडिया, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। एक इसको जनरल टर्म में, यानी कि वर्ल्ड वाइड ये जो शब्द है क्यों आया है विश्व में, और दूसरा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में मैं इंडिया के हिसाब से पढ़ूंगा, बाकी हमारा किसी अन्य देश से हमारा सिलेबस नहीं होता है, तो हम उसको उस देश के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, परंतु तुलना करने के लिए हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप समझ गए कि मैं आपको एक एक केस स्टडी दिखाता हूँ, राइट। जैसे ये आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग जैसे सिटी में गाड़ियाँ चलाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट होती है, तो इस तरह का चौराहा हमें दिखता है। अब इमेजिन करते हैं कि एक्स है कार, वो इधर की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जा रही है। एक वाई कार है, वो वेस्ट की तरफ आ रही है, और एक ए कार है, वो साउथ की तरफ जा रही है, और एक बी कार है, वो आपकी नॉर्थ की तरफ जा रही है। आप सभी जानते हैं, अगर मैं बात करूं, अब गाड़ियां कौन चलाएगा, कोई ड्राइवर चलाएगा, और ड्राइवर ऑब्वियसली वो एक ह्यूमन होगा, एक मानव होगा। अब यहाँ पर मैं एक फिलोसोफर की बात उठाता हूँ, जो है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम एक फिलोसोफर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है कि जो इंसान होता है, जो इंसान होता है, उसके पास दो गुण होते हैं, वर्च्यू होते हैं। गुण मतलब वर्च्यू होते हैं, ठीक है। एक होता है वो हमेशा कामना करता है कि उससे प्लेजर मिले, वो प्लेजर की तरफ ही जाता है। और दूसरा होता है कि वो कोशिश करता है कि पेन को अवॉइड करे। पर दोनों ही उसकी जिंदगी में शामिल होते हैं, प्लेजर और पेन, ठीक है। और मैंने क्या बोला है कि इंसान हमेशा क्या करेगा, प्लेजर की तरफ ही जाएगा। ये इंसान की फितरत है, राइट। आप आजमा लीजिएगा, हम सब प्लेजर की तरफ, यानी कि आनंद की तरफ ही जाते हैं, पेन को हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें दिखेगा कि ए है या एक्स है या बी है या वाई है, सभी को ये है कि अपनी मंजिल जो है, उनका जो डेस्टिनेशन है, वहां पर सभी को जल्दी पहुंचना है, राइट। सभी को जल्दी पहुंचना है। तो होगा क्या, एक दूसरे से यहाँ पर क्या हो जाएगी, टक्कर होने लगेगी, एक भिड़ंत हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दी सभी को प्लेजर चाहिए। तो अब हमें कुछ तो ऐसा चाहिए जो इसको एक रूल एंड रेगुलेशन में रखे, यानी कि अगर ए जा रहा है तो वो वाई, एक्स और बी को रोके, राइट। या बी जा रहा है तो वो वाई, ए और एक्स को रोके। तो ये जो रूल एंड रेगुलेशन है वो कौन तय करेगा, हमें कुछ तो ऐसा चाहिए, राइट, जो इसको तय करे। तो हम देखेंगे यहां पर हमें क्या दिखेगा। तो इसीलिए हमें दिखता है कि एक स्टेट आता है, पिक्चर में क्या आता है, एक स्टेट, जिसे हिंदी में हम राज्य कहते हैं। राज्य को ये जिम्मेदारी दी जाती है, वो ये जो मैंने आपको बताया था, जो प्रॉब्लम बताई थी, उसको रेगुलेट करेगा कौन, स्टेट। अब स्टेट तो एक अमूर्त है, अमूर्त का मतलब होता है ये एक इमेजिनेशन है, परिकल्पना है। तो इसको असल में, इसको जो वास्तविकता में लाता है, वो लाता है आपकी सरकार। तो यहां से हम क्या सीखें, जो स्टेट है, जो एक अमूर्त है, इमेजिनेशन है, उसको एक वास्तविक रूप देती है सरकार, ठीक है। तो ये हो गई सरकार इन जनरल टर्म्स, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, हम कहते हैं कि जो राज्य होता है उसके तीन ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तीन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं, और तीसरा है आपका जुडिशियल, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। और हमने अभी ये यहाँ पर मैंने आपको ये प्रूफ किया है, इन जनरल टर्म जो गवर्नमेंट होता है वो स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के भी तीन ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, ठीक है। तो यहां से ये सिद्ध होता है कि अगर मैं राज्य बोलूं या सरकार बोलूं, और मैं ये बोलूं कि सरकार या राज्य, तीनों के, माफ कीजिएगा, दोनों के तीनों तीन अंग होते हैं, दोनों के तीन अंग होते हैं, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो तीन ऑर्गन्स हैं, ये स्टेट के होते हैं या गवर्नमेंट के होते हैं। ये दोनों के होते हैं,
राइट, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये है एक जनरल टर्म। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां से हमें क्या दिखता है, अब सरकार में, माफ कीजिएगा, भारत में जो सरकार होती है वो दो तरह की हमें दिखती है। एक दिखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है, इसको यहां कर लेते हैं। देखिए भारत में जो हमें, अगर मैं गवर्नमेंट दिखाऊं आपको, तो अगर भारत के हिसाब से मैं देखता हूं, जो हमें समझ में आता है, वो हमें दो तरह की सरकार दिखती है। एक दिखती है केंद्र सरकार, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जो आजकल बीजेपी है, आप सभी जानते हैं, और जिसकी अध्यक्षता करते हैं माननीय मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, राइट। वैसे ही हमें किसी राज्य का हम उठा लेते हैं, जैसे एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, जैसे वर्तमान में आप जानते ही हैं हमारे 28 राज्य हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे मैं अगर यूपी का लूं, तो यूपी में आप जानते हैं जो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट है उसे हेड करते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी जी उसे। तो इस तरह से हमें क्या दिखता है, एक सरकार हमें केंद्र स्तर पे दिखती है, एक सरकार हमें राज्य स्तर पे दिखती है। तो ये दोनों ही सरकारें क्या होती हैं, ये जो मैंने अभी आपको सरकार बताई थी, जो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट इक्वल्स टू स्टेट, वो वाली गवर्नमेंट नहीं होती है। उस गवर्नमेंट या उस स्टेट का जो कौन सा अंग होता है, एग्जीक्यूटिव। जैसे 3 अंग मैंने बताए थे, 3 ऑर्गन्स मैंने बताए थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो ये जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर पे, जो आपकी सरकारें होती हैं, वो केवल एग्जीक्यूटिव का भाग होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट, बहुत अच्छी तरह से। तो ये कुछ डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया, राइट। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जो आपके एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको ये आर के लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया है। काफ़ी प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे ये कार्टून इन्हीं ने बनाया है, और ये अपने कार्टून के द्वारा जो सरकार है उसकी आलोचनाएं, सरकार की जो जो असफल नीतियां थी, जिसे एक सफलता के रूप में दर्शाया जाता था, उसकी ये आलोचनाएं यानी कि क्रिटिसाइज करते थे, राइट। इनके बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, देखिए जो महान आदमी होते हैं, तो इनकी मृत्यु भी देखिए कब होती है। देखिए इनकी मृत्यु होती है 26 जनवरी 2015 में, और 26 जनवरी आप सभी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 को, तो इनकी मृत्यु भी तभी होती है, राइट। तो अभी अब अभी हमारे बीच नहीं है, पर इनकी जो आर्टिस्टिक एक एक अप्रोच थी वो आज हमारे बीच है, राइट। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये आपकी पिक्चर दिखा रखी है एनसीईआरटी की बुक में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ नेता जो है सुपरवाइज करने आए हैं गाँव में, और गाँव में देखिए ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि पानी की कमी है, क्योंकि लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन को आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ये फिर भी क्या कह रहे हैं, आपस में क्या बातें हो रही है, नॉट बैड, वन ऑफ द टैप इन द नियर बाय विलेज, यानी कि इस गांव में नहीं, इसके नजदीक जो विलेज है वहां पानी आ रहा है। मतलब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पानी आ रहा है, क्योंकि ये लाइन देख रहे हैं ना, तो यानी कि लोगों ने लाइन लगा रखी है, तो ये देख रहे चलिए इस गांव में, जो नजदीकी गांव है वहां पर कहीं ना कहीं पानी है। तो यहाँ से आपको दिखा रहा होगा, इस कार्टून यानी कि इस आर्टिस्टिक अप्रोच से इन्होंने सरकार की आलोचना करी है, सरकार की जो योजनाएं हैं, कि सरकार असफल हुई है पानी की व्यवस्था करने में, राइट। तो यहाँ पर किसको असफल माना है, सरकार को। तो देखिए यहाँ पर भी गवर्नमेंट आई है। अब ये गवर्नमेंट जो है वो आपकी केंद्र सरकार की भी आलोचना हो सकती है या राज्य सरकार की भी आलोचना हो सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की बड़ी अहम भूमिका होती है हमारे समाज में, राइट, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है व्यवस्था को समाज में रखने की, राइट। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर अब मैं थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न में जा रहा हूँ, तो जैसे इस तरह से जो हमारा देश है भारत, वहाँ पर हम इस तरह से आलोचना कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, अगर सरकार सही काम नहीं करती है, तो ये आलोचनाएँ करने का अधिकार हमें आर्टिकल 19 का क्लॉज़ 1 का सब क्लॉज़ ए, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये ज़्यादातर ये कार्टून वाली बात आपकी एक्सप्रेशन में आती है, तो ये याद रखेंगे, आर्टिकल 19 का क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ ए, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में ये बता रखा है कि किस तरह से सरकार पे, आए दिन सरकार पे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। जैसे इसमें से एक हम उठा लेते हैं कि गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे आजकल न्यूज़ में बहुत चलता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइज नहीं होते। जैसे उदाहरण जो आपने देखा होगा, जो जैसे आप कभी सब्जी मंडी में जाते होंगे, तो वहाँ पर लोग जो उनका एक ठेला होता है, उस पे जो सब्जी लगाते हैं, या रोड साइड में आपको दिखते हैं, तो उस तरह के जो लोग अपनी दुकान लगाते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करे, तो इसलिए सरकार पे ये बात उठाई जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मेजर जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट, देखिए अभी मैंने बताया था आपको, अगर मैं इन जनरल बात करूं सरकार की, जो कौन सी सरकार, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, अब इसके 3 पिलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड
जुडिशरी, राइट। और देखिए जुडिशरी का जो सबसे भारत में जो सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इनके इनके जो कार्य हैं, ये जो 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर हैं, इनके काम पहले से ही ये डिसाइडेड होते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, लागू करते हैं। लेजिस्लेटिव कानून को बनाते हैं और जुडिशियल क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, कानून की। अगर कानून गलत है तो उसको व्याख्या करने के बाद उसको कानून को गलत बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी हमारी न्यूज़ हमें दिखती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाई जा रही है या जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य को डांट रहा है, ठीक है। अब राज्य से मेरा मतलब है भारत में या तो आपकी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, या केंद्र सरकार को फटकार कर रहा है या राज्य सरकार को फटकारता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब क्या है, आपके एक सरकार का हिस्सा है, ठीक है। याद रखेंगे ये बात। और यहाँ पर एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा हूँ यानी कि ये एक सरकार का एग्जीक्यूटिव पार्ट है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जुडिशरी जो होती है इसके अंतर्गत नहीं आती है, जुडिशरी का अपना काम है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हमें मिलता है, अब आगे क्या मिलता है, व्हाट इज गवर्नमेंट। अब यहाँ पर बताया गया व्हाट इज गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। यानी कि यहाँ पर क्या है, मैंने अभी आपको बताया था वो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था चौराहे वाला, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट है। अब स्ट्रीट लाइट की वजह से आप देखते हैं नियम बनाए जाते हैं कि अगर ये ट्रैफिक चल रहा है तो इस वाले और इस ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, ठीक है। और अगर ये ट्रैफिक चल रहा है तो यहाँ पर बाकी के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो ये जो नियम तय करता है, ये कौन करता है, सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और हर देश को ये चाहिए होता है, तभी क्या है, हमारा जो समाज है वो सभ्य समाज हो पाता है। अब जैसे गवर्नमेंट के लिए भी कहा जा रहा है, जो रोड बनाती है, जो स्कूल बनाती है, ये भी हमारी सरकारी बनाती है, राइट। तो अभी भारत की स्थिति में आप देखते होंगे कुछ आपको सरकारी अस्पताल दिखते होंगे, जिसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहते हैं, और कुछ आपको प्राइवेट दिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो ही सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, और प्राइवेट जो है वो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो बनाती हैं। बट ये भी ध्यान देने वाली बात है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इनको जो रेगुलेट किया जाता है वो सरकार द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो सरकार का हस्तक्षेप हमें हर जगह दिखता है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कभी अगर समाज में जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे यहाँ पर प्याज का एक उदाहरण लिया है, कि कभी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि उसकी जो आपूर्ति है, सप्लाई है, उसको बढ़ाया जाए। यानी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आगे चल के जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, आई गेस क्लास 9 से इन लोगों की इकोनॉमिक्स शुरू होती है। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है कि जब भी सप्लाई और जो आपकी डिमांड है, ठीक है, अगर इनका तालमेल बिगड़ता है यानी कि ऊपर नीचे होता है तालमेल, बैलेंस, तो प्राइस या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। प्राइस या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, कि आपको दिखेगा कि अगर सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, सप्लाई कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो यहाँ पर प्राइस हमेशा आपके इंक्रीज होते हैं। और वही अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, तो यही आपके प्राइस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा सिद्धांत है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए अभी ऊपर जो बात लिखी है वही लिखी है कि प्राइस बढ़ने का मतलब हो रहा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, तो सरकार पे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अब इसकी सप्लाई को बढ़ाए, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सोशल इश्यूज भी होते हैं, वो भी सरकार ही देखती है। सोशल इश्यूज में आप डाल सकते हैं, जैसे ऐसा ना हो कि देखिए जो समाज होता है हमारा, भारत का समाज में तो डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी मैं इसमें लेक्चर दे चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो समाज में डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है भारत के समाज में, तो राइट, जैसे अलग अलग धर्म है, रिलीजन्स हैं, राइट, अलग अलग रिलीजन्स हैं, और उन रिलीजन्स में भी अलग अलग कास्ट हमें देखती है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कास्ट को अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो कुछ हायर कास्ट होती है और कुछ हमारी लोअर कास्ट होती है, ठीक है, कुछ हमारी लोअर कास्ट होती है। तो लोअर कास्ट के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इस तरह का ध्यान रखती है हमारी सरकार। तो सरकार क्या करती है, इसके खिलाफ भी काम करती है, कानून बनाती है। जैसे कि अगर मैं कानून की बात करूं, जैसे आप सभी जानते हैं SC/ST एक्ट जो 1989 में आया है, तो वो जो डिप्रेस क्लास होती है हमारी, उसको कहीं ना कहीं उसके जो अधिकार होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और बात करें सरकार की, ये भी जिम्मेदारी होती है, सरकार समाज में जो जो तकनीक का जो विकास होता है, जैसे आपके पास ट्रेन है, प्लेन्स हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी ये भी होती है कि लोगों को सहूलियत यानी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेलवे सर्विस की अगर बात करूँ, तो इसमें एक हमारा डेटा हमें पता होना चाहिए कि भारत में पहली जो 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 पैसेंजर ट्रेन थी वो कब चली थी, राइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1853, जो चली थी मुंबई टू थाने,
मुंबई टू थाने चली थी, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये किसने चलाई थी? ऑब्वियसली इस समय हम पे जो शासन करते थे वो ब्रिटिशर्स करते थे, तो ऑब्वियसली जो ट्रेन हमेरी जो हमें नेटवर्क दिखता है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिखता है, ठीक है। अब इसकी स्टोरी क्या है वो मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, राइट। और आगे हम देखेंगे, यहाँ पर बात की गई है बाउंड्रीज की भी बात की है। अब देखिए जो बाउंड्रीज हैं हमारे देश की, जो बाउंड्री है, अगर मैं बात करूं आपकी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हम चीन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, माफ कीजिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, ये जो सीमा होती है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट आप जानते ही हैं, जब बात संप्रभुता की आती है, सोवरेनिटी की होती है, तो वहां पर हमारे पास एक पूरा अलग से एक मंत्रालय होता है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहते हैं, ठीक है, जिसकी जो प्राथमिकता होती है वो होती है किसी भी देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी बचाने की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, अगर बात सरकार की हो तो सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वो देश की जो एक 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 बाउंड्री है, सीमा है, उसको भी सुरक्षित रखता है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें लिखा ऑल सिटीजन्स टू ईट हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। अब आप जान, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, सरकारी विद्यालय बनाए जाते हैं। अब आप देखते हैं मिड डे मील, मिड डे मील करके योजना है सरकार की, जिसमें जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आप सभी जानते होंगे, जैसे अगर मैं राइट टू एजुकेशन की बात करूँ, शिक्षा का अधिकार, और ये आप सभी जानते हैं 86 अमेंडमेंट से जो कि हुआ था 2002, तो तब से हमें दिखता है कि हमारा 6 से 14 साल के जो बालक-बालिकाएँ हैं, उनकी जो शिक्षा है वो मुफ़्त में दी जाती है। अगर मुफ़्त में दी जाती है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उनको साथ में खाना भी दिया जाता है, ठीक है? जिसे मिड डे मील कहते हैं, राइट? तो ये भी जो ज़िम्मेदारी है, ये हमारी सरकार ही निभाती है, राइट? अब यहाँ पर एक नेचुरल डिज़ास्टर की बात करिए, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर का एक हमारा सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है अर्थक्वेक। अब मानते हैं कोई अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है? और लोगों के जो घर हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनके खाने-पीने का अरेंज, ठीक है? उनकी उनकी जो रहने का अरेंजमेंट सब हमारी कौन करती है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आ जाती है, ठीक है? और यहाँ पर हमें एक बात और दिखेगी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोई दंड करता है, माफ़ करना, कोई अपराध करता है, कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध यानी कि क्राइम करता है, तो अगर वो अपराध जो है अगर वो सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो सरकार के पास ये पावर है कि वो उसको क्या कर सकती है? पनिश भी कर सकती है, दंड भी दे सकती है, राइट? ये भी आपने, तो ये सब हमारे सरकार का ही पार्ट होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अब देखिए नीचे लिखा है कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि असल में अगर गवर्नमेंट इन जनरल हम बात करेंगे जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके 3 अंग होते हैं, और 3 अंग में आपको एक जुडिशियल भी दिखता है, ठीक है? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होते हैं? अब देखिए, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स अगर हमारे भारत की बात की जाए, क्योंकि हर देश में अलग-अलग होते हैं, हमारे भारत में पहले ये 2 थे। 1992 से अगर मैं पहले की बात करूँ तो ये लेवल जो थे 2 थे। एक था सेंट्रल लेवल पे, जैसे आज जो वर्तमान में हमें दिखती है बीजेपी दिखती है, जिसके लीडर हैं आपके मोदी जी। वैसे ही स्टेट लेवल में होता है, हर स्टेट का अपना-अपना है। जैसे अगर मैं स्टेट यूपी लूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमें बीजेपी दिखती है, ठीक है? और यहाँ पर हमारे योगी जी हैं। योगी जी, ठीक है? तो ये 3 लेवल माफ़ कीजिएगा 2 लेवल पे हमें दिखता था। फर्स्ट केंद्र स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे, और 1992 से, ठीक है, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद हमें क्या मिलता है? 73 से हमें मिलता है पंचायत्स, रूरल एरियाज़ पे यानी कि ग्रामीण स्तर पे, और 74 से हमें मिलता है, 74 से हमें मिलता है म्युनिसिपैलिटीज़। जो काम करती है आपके जो लोकल अर्बन एरियाज़ होते हैं, ठीक है? यानी कि जो शहरीकरण वाले जो जो शहर होते हैं हमारे, उसके एकदम ग्राउंड पे ये काम करते हैं। तो अभी वर्तमान में 1992 के बाद से, सिंस 1992 से हमारे पास 3 स्तर की जो गवर्नमेंट है, 3 लेवल की, ठीक है? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड एट ग्राउंड लेवल, ठीक है? तो ग्राउंड लेवल जो है वो 1992 से ऐड हुआ है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे 73rd अमेंडमेंट की बात की गई है, और 73rd अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी बताया है, दैट इज़ फॉर दी पंचायत्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब लॉज एंड गवर्नमेंट, देखिए इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे एक समाज को सभ्य समाज रखती है, वाया लॉज, ठीक है? कानून बनाए जाते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, कानून तो एक असल में उर्दू शब्द है, पर हिंदुस्तान में यानी कि जो भारत है वहाँ पर आप जानते ही हैं कि भाषा का इतना मिक्सिंग है उर्दू और हिंदी में कि हम लोग आमतौर पर भी बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू होते हैं, ठीक है? तो कानून, इसको हिंदी में विधि कहते हैं, हिंदी में इसका उच्चारण विधि होता है, और इंग्लिश में आप इसे लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर जो सरकार है वो काम कैसे करती है? वाया लॉ।
लॉ बनाती है, उसके बाद ही नियम बनाए जाते हैं, ठीक है? यानी कि अगर आप उस लॉ को नहीं मानते हैं, तो तभी आपको दंड दिया जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है, जो लॉ की नज़र में गलत नहीं है, तो आपको किसी भी तरह से सज़ा या दंड नहीं दिया जा सकता, राइट? इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आईडी कार्ड आपको दिख रहा होगा, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपको गाड़ी चलानी है, तो एक लॉ कहता है कि सबसे पहले तो आप बालिग होने चाहिए, और हमारे वहाँ आप जानते ही हैं 18 या 18 प्लस से आपको बालिग माना जाता है, ठीक है? और फिर आपको एक डीएल बनाना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास डीएल नहीं है, ऑल्दो आप 19 साल के हो चुके हैं, फिर भी आप गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि कानून है आपको डीएल चाहिए। तो ये सब नियम जो बनाती है, वो सरकार बनाती है, जिससे कि एक सुरक्षा रहे समाज में और लोगों को भी, राइट? तो ये ज़िम्मेदारी होती है। आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर लोग जो हैं अगर कोई भी आदमी अगर वो लॉ को जो कानून बनाया है उसको नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो एक एक्शन भी ले सकती है। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, जो हमारी कोर्ट होती है, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको पता ही है, अगर आप कानून के खिलाफ काम करते हैं तो आप पे मुकदमा होता है। और भारत में सबसे ऊपर कौन सी है? हमारी सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पर याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिश हुई है वो हुई है 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। our constitution was executed on 26 जनवरी 1950, और उसी के 2 दिन बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट को भी स्टैब्लिश किया गया, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? और यहाँ पर आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि मेरे अधिकारों का जो 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 एक गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट में कौन सी, या तो एग्जीक्यूटिव्स या आपके लेजिस्लेटिव, इन दोनों ने अगर कहीं न कहीं किसी आदमी, कोई कोई आम आदमी है, उसके अधिकारों का हनन किया है, यानी कि उनके राइट्स को कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट किया है, या उनके राइट्स को छीना है, तो उस आदमी के पास ये शक्ति होती है कि वो जो हमारी कोर्ट्स होती हैं, उनके पास वो जा सकता है और स्टेट के अगेंस्ट अपने अधिकार ले सकता है, और इवन किसी और आदमी के विरुद्ध भी वो जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है। अब देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया कि एक अभी मैंने आपको बताई थी एक बात, कि जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, वो तो एक जनरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है? वो हर हर देश में होती है। पर भारत में जो गवर्नमेंट हमने अपना रखी है, वो हमने अपना रखी है, कौन-सी गवर्नमेंट अपना रखी है? जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ, या मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ, या हमारी जो अब पंचायत में भी आपको गवर्नमेंट्स दिखती हैं, पंचायत लेवल पे, तो तीनों गवर्नमेंट जो हैं, हमने कौन-सी अपना रखी है? हमने अपना रखी है, इसको टेक्निकली कहते हैं पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारी जो सरकार है, वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। आप सभी जानते हैं, जैसे इस वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो हम लोग ही वोट करेंगे, यानी कि जितने भी भारतीय हैं जो 18 साल से 18 साल के हैं या 18 साल से ज़्यादा हैं, तो वो वोट करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो भी जो राजनीतिक दल है, जो बहुमत में आएगा, और ज़रूरी नहीं है राजनीतिक दल हो, निर्दलीय आदमी भी अगर बहुमत यानी कि मेजॉरिटी में आ जाता है, ठीक है? अब ये मेजॉरिटी क्या होती है, ये हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। फिलहाल इतना याद रखेंगे, मानते हैं 100 सीटें हैं, तो कम से कम अगर आदमी 51 सीट्स ले आया, 51 सीट्स ले आया, तो वो सरकार बना लेगा, कम से कम 51 सीट्स, ठीक है? तो वो क्या बना लेगा? गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वाली सरकार है हमारी, राइट? और वैसे ही एक मोनार्की वाली सरकारें होती हैं, जो हमारे आज भी हमें यूके में दिखती हैं, यूनाइटेड किंगडम में दिखती है, जिसमें ज़्यादातर राजा का बेटा राजा ही होता है, इस तरह से। एक होती है अथॉरिटेरियनिज़्म, इसका मतलब होता है कि इसमें जो जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी का मतलब होता है जहाँ पर आप किसी को पावर यानी कि शक्ति प्रदान कर देते हैं कि वो आप पे शासन कर पाए, तो उसको अथॉरिटी अथॉरिटी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को अथॉरिटी दे दी जाती है, और ये अथॉरिटी 100% होती है, यानी कि एब्सोल्यूट होती है, यानी कि इन्होंने जो कह दिया वही सही होगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर मैंने आपको बताया था, हमारे वहाँ सबसे जो सोवरेन है, सबसे जो पावरफुल है, वो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि सरकार भी अगर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है केंद्र में, अगर वो कोई ऐसा नियम बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना सकती, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। पर जो अथॉरिटेरियनिज़्म वाली सरकारें होती हैं, उसमें सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल सरकार ही होती है। वहाँ पर संविधान भी इतना पावरफुल नहीं होता है, ठीक है? और भारत में, अब मैंने अभी बताया आपको, भारत में कौन-सी सरकार है? डेमोक्रेटिक, ठीक है? तो ये ऑलरेडी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है? तो यहाँ पर ऑलरेडी बताया कि मोनार्की क्या होती है, मैंने बता दिया था कि यहाँ पर जो राजा या रानी ही जो होते हैं, वो हेड होते हैं, कभी भी राज्य के जो मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो राजा या रानी होते हैं, और उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो हेड बनते रहते हैं, ठीक है? और इंडिया में जो है वो डेमोक्रेसी है, ठीक है? ये यहाँ पर देखिए, ऐसे कुछ रोमन से ये शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सभी लोग अपने राजा को चुनते हैं,
और फिर जब फैसले लिए जाते हैं तो सभी की सहमति ली जाती है और जहाँ पर भी हमें मेजॉरिटी मिलती है, फैसला वही लिया जाता है। मेजॉरिटी विन्स, ठीक है? तो ये हमें दिख रहा है पिक्चर में, राइट? एक सेकंड। आगे दिखता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। बिल्कुल, अभी आप देखेंगे 2024 में, फिर मैंने बताया कि जितने भी 18 साल या 18 साल से ज़्यादा के नागरिक हैं भारत के, वो वोट करेंगे और जहाँ पर बहुमत आएगा वही सरकार बनेगी, ठीक है? और इसीलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी को, इट इज़ रूल्ड बाय द पीपल। जैसे कि अगर मैं अब्राहम लिंकन की बात करूँ तो उन्होंने बोला है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इट्स बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, अब्राहम लिंकन ने, राइट? आगे देखते हैं, यहाँ पर एक बात की गई है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए इतिहास में क्या था, अगर मैं बात हमारे संविधान सभा की करूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की करूँ, आप सभी जानते हैं कि इसका जो चुनाव हुए थे वो 1946 में हुए थे और हम सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और 26 नवंबर 1949 को इन्होंने संविधान बना दिया था। इसीलिए हम कहते हैं टोटल समय कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, राइट? इसीलिए हम कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, इसमें जो जो चुनाव हुए थे तो इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया गया था, या तो जिनके पास कहीं न कहीं एक 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 फ़ाइनेंशियल, यानी कि वो फ़ाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, टैक्स देने चाहिए, ठीक है? इसमें डायरेक्ट वे में चुनाव नहीं कराए गए थे, डायरेक्ट चुनाव नहीं थे। डायरेक्ट से मेरा क्या मतलब है कि सभी लोग, जो भारत के लोग थे, जो आम लोग थे, उनको शामिल नहीं किया गया था। इस तरह से हमें दिखता है, ठीक है? और अगर आपको यूरोप की तरफ ले जाऊँ, तो यूरोप में अगर मैं बात करूँ, जैसे आप सभी जानते हैं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, डोंट वरी, ये मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसको हम कहते हैं कि 1789 में ये हुआ था, राइट? और कब तक चला था? 99 तक। उसके बाद हमें दिखता है कि फ्रांस में जो एक मोनार्किज़्म वाली सरकार थी, उसको चेंज कर दिया गया था, किसमें? डेमोक्रेटिक सरकार में। और उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसमें भी ऐसे लोग वोट देते थे जो काफ़ी ज़्यादा टैक्स देते हैं और केवल जो मेल हैं, पुरुष हैं, वही टैक्स देंगे। तो इस तरह का हमें दिखता है, इतिहास में दिखता है कि इस तरह से लोगों को चुना जाता था वोट देने के लिए। परंतु यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी में क्या होता है, बस एक सीमा होती है आयु की, यानी कि ऐज की एक क्राइटेरिया होता है। जैसे भारत में आप सभी जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि 61st अमेंडमेंट जो हुआ था, जो 1988 में हुआ था, जिसके द्वारा जो पहले उम्र 21 थी वयस्क होने की, यानी कि एक 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 मेजर आने की जो एज थी वो 21 थी, जिसको 18 कर दिया गया। आज 18 साल का जो, चाहे वो लड़का है लड़की है, वो आज वयस्क माने जाते हैं, यानी कि एडल्ट माने जाते हैं, ठीक है? तो ये 21 से 18 कब किया है? 1988 में, बाय 61st अमेंडमेंट। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि भारत में आप 18 साल के हैं या उससे ज़्यादा हैं, चाहे आप अमीर हैं, रिच हैं, चाहे पुअर हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप ब्लैक हैं, चाहे आप ब्राउन हैं, चाहे आप व्हाइटिश हैं, मतलब कुछ भी हैं, आपको बस एक ही शर्त है कि आपने 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको वोट देने का अधिकार होता है। तो यहाँ से हमें दर्शाता है कि जो डेमोक्रेसी होती है, जिसमें हम कहते हैं रूल बाय द पीपल, वो कहीं न कहीं सैटिस्फाई करता है डेमोक्रेसी को। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि जितने लोग हैं उनको वोटर्स लिस्ट में शामिल किया जाए, जितना हो सके, ठीक है? अब देखिए बच्चों को तो शामिल नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनको तो नॉलेज ही नहीं होती है। वो जो वोट देते हैं उसमें मैच्योरिटी भी चाहिए होती है, क्योंकि सरकार बनने जा रही है जो आपको फिर रेगुलेट करती है, ठीक है? तो ध्यान देने मैच्योरिटी चाहिए होती है, तो इसीलिए हमने एक ही क्राइटेरिया रखा है, वो है ऐज। राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। हाँ, इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आगे भी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा, जब बी आर अम्बेडकर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको दिखेगा कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़े था, संविधान सभा के बाकी लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि उस समय जो भारत का जो लिटरेसी रेट था, वो लगभग 11% था। तो 11% लिटरेसी रेट, यानी कि शैक्षिक दर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी देना बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि एक बुद्धिजीवी होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका शिक्षित होना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप संस्कृति से कितना जुड़े हैं, राइट? तो ये आगे की स्टोरी है, जब आप थोड़ा एडवांस हो जाएँगे तब मैं ये सब बातें आपको बताऊँगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि
जैसे ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि भारत में पहले इंडिपेंडेंस क्या होता था, आज़ादी से पहले क्या होता था, सिर्फ जो स्मॉल माइनॉरिटीज़ होती थी उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था, परंतु यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी, आप जानते हैं नेशंस फादर कौन है हमारे गांधी जी, वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ द प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाली जो सोच है वो हमें गांधी जी की भी दिखती है, ठीक है। गांधी जी भी चाहते थे कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार दिए जाएं, वो वोट कर सके, यानी कि जो गरीब आदमी है उसको भी अधिकार दिए जाएं, जो महिला है उनको भी अधिकार दिया जाए, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। यंग इंडिया करके एक जर्नल आता था गांधी जी का, ये बात आपने याद रखनी है, यंग इंडिया करके इनका एक वीकली मैगजीन आता था, उसमें ये अपने विचारों को रखते थे और जो भी उस समय सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसकी आलोचनाएं ये करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1931 में एक इनकी जो मैगजीन है, वीकली मैगजीन यंग इंडिया, उसमें ये लिखते हैं कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव दी वोट, यानी कि जिनके पास पैसा है उन्हीं को वोट करने का अधिकार होना चाहिए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, गांधी जी कह रहे हैं। बट दैट मैन हु हैज गॉट गुड कैरेक्टर, यानी कि जिसका नेचर अच्छा है, मानते उसका पैसा नहीं है पर वो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, यानी कि उसको तो आप बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी आप बाहर बाहर कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें हमें दिख रही है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर इसका जिस्ट देखें तो जिस्ट में हमें ये समझ में आता है कि गांधी जी कह रहे हैं कि वोट देने का जो आधार है वो केवल वेल्थ ही नहीं होना चाहिए, यानी कि पैसा है तो वोट वोट देने का आधार एक कैरेक्टर भी होना चाहिए, आपका एक चरित्र है वो भी मायने रखता है, राइट। और कहीं न कहीं ये आधार नहीं होना चाहिए कि आप गरीब हैं, तो आपको वोट नहीं देना चाहिए, राइट? तो इस तरह से गांधी जी भी कहीं न कहीं ओवरऑल अपनी जो यंग इंडिया है 1931 में फ़ेवर करते हैं किसका? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी का। यूनिवर्सल, 1 सेकंड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी का, राइट? तो यहाँ पर हमें दिखता है, राइट? तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ, ये आपका चैप्टर 3 का पूरा सारांश है। तो एक बार हम इसको जस्ट कर लेते हैं थोड़ा-सा, हमने क्या पढ़ा? देखिए, हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है और गवर्नमेंट जो है मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट को अगर जनरल वे में आप समझेंगे कि गवर्नमेंट असल में गवर्नमेंट की नीड कहाँ से शुरू हुई, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि समाज में जो इंसान है, जैसे मैं जेरेमी बेंथम वाली आपको बात बताई थी कि इंसान जो है हमेशा प्लेज़र की तरफ ही जाता है, तो इस चक्कर में क्या होता है वो आपस में एक-दूसरे को मारने भी लग सकता है, ठीक है? मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया था ये चौराहे वाला, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए था जो ये सब कुछ रेगुलेट करे, ठीक है? रेगुलेट करे तो हमें एक सिविलाइज़्ड सोसाइटी मिले, तो इसीलिए एक जन्म होता है स्टेट का। अब स्टेट क्या है? स्टेट तो एक इमेजिनेशन है, अमूर्त है। तो इसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो सरकार करेगी, गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट के 3 ही पिलर्स होते हैं। अब स्टेट के 3 पिलर बोले या गवर्नमेंट के 3 पिलर बोले, एक ही बात है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। और मैंने ये भी बताया भारत में जो आपकी सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती है और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें आपको दिखता है, जिसमें मंत्री बैठते हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। वैसे ही आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो आपको जुडिशरी का पार्ट होता है और आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जब वो मंत्री नहीं होते हैं, केवल वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह भूमिका निभाते हैं या एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, तब वो लेजिस्लेटिव का पार्ट होते हैं, राइट? तो ये हमने पढ़ा है और ऑब्वियसली एनसीईआरटी में इसको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट करिए और शेयर करिए, राइट? जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिले, राइट? तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। तो जय हिंद गाइस।